आज से मैं YouTube चैनल पर भी आपको देने जा रहा हूँ फिजिक्स की वो एक्सरसाइज जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब पर आधारित है। विद्यार्थियों, यूथ कंपटीशन टाइम्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से लगभग 2000 के बाद से जो परीक्षाएं हुई होंगी सेंट्रल लेवल पर विभिन्न प्रकार की उनमें आने वाले फिजिक्स के प्रश्नों को कवर किया है। बहुत अच्छी किताब है और उसी किताब के बारे में उसी के कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो उसमें कुछ शुरुआती क्वेश्चन मैं आप करवा चुका था, फिर मेरे मन में ऐसा आया कि चलो YouTube पर ये एक्सरसाइज देता हूँ आप लोगों को, जो बच्चे बाहर देख रहे हैं जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें भी हमारी कोशिश है कि कुछ एक्सरसाइज उन्हें भी उपलब्ध हो सकें आसानी से। तो इस समय हम 315 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लगभग 2300 प्रश्नों की ये पूरी एक सीरीज है फिजिक्स की, तो उसमें से 315 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज 316 से चालू करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम मुख्य रूप से एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी दो प्रकार की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, और उसकी जो स्थिति होती है जब पृथ्वी से उसे ऊपर उठाया जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब पृथ्वी से ऊपर उठाने पर उस वस्तु में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है। आपको पता कैसे चलता है कि उस वस्तु में एनर्जी स्टोर हुई है? जब किसी वजनदार वस्तु को आप अपने हाथ में रखेंगे तो थोड़ी ही देर में आपको थकान का अनुभव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस वस्तु में उसके मास के कारण एक एनर्जी है, प्लस पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण से नीचे खींच रही है, इसीलिए उसमें एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी वही है जो आपको वजन के रूप में महसूस होती है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई वस्तु मूव करती है, गतिमान होती है एक स्थान से दूसरे स्थान हॉरिजॉन्टली, ये जमीन पर भी हो सकता है, आसमान में भी हो सकता है। अगर जमीन पर वो मूव कर रही है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी होती है। गतिज ऊर्जा उसके वेलोसिटी के कारण होती है। तो विद्यार्थियों, यहां बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। एक है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दूसरा है गतिज ऊर्जा। तो दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं mgh। ये फॉर्मूला है, m फॉर मास, g फॉर पृथ्वी की ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसका मान 9.81 होता है। ज्यादातर प्रश्नों को सोल्व करते समय हम 10 मान लेते हैं, इसको सवाल में दिया भी रहता है कि 9.8 मानकर सॉल्व करोगे, 10 मानकर सॉल्व करोगे, तो अप्रोक्स मान लेते हैं हम इसको। हाइट, पृथ्वी से कितने ऊपर गए हो, मीटर में हाइट आपको काउंट करनी है। ये तीन चीजें पता है तो आप पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पिंड की निकाल सकते हो। इसके साथ ही अगला होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हॉरिजॉन्टल मूव करती हुई कोई वस्तु जब पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। यहाँ एक चीज याद रखेंगे विद्यार्थियों, जब भी कोई वस्तु हवा में स्थिर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसमें। इसी प्रकार जब भी कोई वस्तु पृथ्वी पर गतिमान है तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पृथ्वी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, हवा में स्थिर अवस्था में काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का मान है हाफ mv²। यहाँ m वस्तु का मास है और v उसकी वेलोसिटी है। अब परीक्षा के लिए एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, कभी दिमाग में आपके आना चाहिए कि अगर एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी या काइनेटिक एनर्जी होगी? तो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी कहा कि केवल काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब वस्तु जमीन पर हो और गतिमान हो। केवल पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब वस्तु हवा में हो और स्थिर हो। लेकिन एरोप्लेन हवा में भी है और गतिमान भी है, इसका मतलब उसमें दोनों एनर्जी होनी चाहिए, उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो परीक्षा के लिए प्रश्न है कि हवा में गतिमान किसी वस्तु में कौन सी एनर्जी होती है? तो आप कहेंगे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से इन दोनों फार्मूला का प्रयोग करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए 315 के बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 316,
Potential energy and kinetic energy are the types of mechanical energy. Next, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार हैं. An object of mass 15 kg is moving with uniform velocity that of 7 मीटर पर सेकंड. 15 किलोग्राम की कोई वस्तु क्या कर रही है? समान वेग 7 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे बढ़ रही है. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर. हाफ m के स्थान पर 15 है, v 7 है, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आएगा. 49 मल्टीप्लाई बाय 15, 49 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2. तो आंसर क्या जाएगा? लगभग. और यहाँ एक चीज हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आपसे एनर्जी पूछ रहे हैं, एनर्जी हमेशा जूल में आती है, तो जूल वाले ऑप्शन ही सही होंगे. यहाँ लिखा है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आती है, और आपसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इन तीनों में से आएगी. तो आंसर क्या आएगा? लगभग 49 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कितना आया? 750 के आसपास आया, और उसमें 2 का भाग दे दोगे तो आंसर आ जाएगा 367.5. ये आएगा लगभग इसका आंसर. ठीक है, हाफ mv स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दीजिए आप. An object of 12 kg is placed at a certain height from the ground. ग्राउंड से एक निश्चित ऊंचाई पर 12 किलोग्राम की वस्तु को रखा गया है. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 600 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी दिया आपको 600 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, और उसको mgh पोटेंशियल एनर्जी दी mgh. आपसे पूछा क्या गया है? हाइट पूछी गई है. वस्तु का मास कितना है? 12 किलोग्राम. g का मान हो गया 10, और हाइट पूछी गई है आपसे, तो 120 से काट दो, 600 कितने बार कट जाएगा? 5 बार. तो हाइट आ गई 5 मीटर. हाइट आएगी 5 मीटर. यहां देखो, गुमराह करने के लिए क्या लिखा है? 5 मीटर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसमें क्या निकाला जाता है? वेलोसिटी. ठीक है, यहां पर आपसे हाइट, हाइट हमेशा मीटर में निकाली जाएगी, तो आंसर है 5 मीटर. नेक्स्ट वन है और खींच लो इधर. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी? इनमें से कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? अ बुलेट फायर्ड बाय अ गन, एक गन से निकलने वाली गोली, गोली में गति होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी है. फास्ट मूविंग रेलवे इंजन, काइनेटिक एनर्जी है. स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम में भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं. तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी एंड सी. कोई भी वस्तु जो गतिमान है, अब पेंडुलम हवा में गतिमान होता है, मैंने अभी आपको बोला हवा में अगर कोई भी वस्तु गतिमान है तो उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी होंगी. क्या याद रखना, हवा में होगा तो दोनों होंगी. नेक्स्ट वन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg मूविंग एट द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड. द काइनेटिक एनर्जी, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी? ऐसे ऑब्जेक्ट की जिसका मास है 10 kg और वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये 5 बार कट गया, 36 5 जा 180. तो आंसर आ जाएगा 180 जूल. आंसर हो गया बी. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी इज नॉट ट्रू? एनर्जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एनर्जी इज अ फिजिकल सब्सटेंस. क्या एनर्जी कोई फिजिकल सब्सटेंस है? एनर्जी फिजिकल सब्सटेंस है कि नहीं? सब्सटेंस माने क्या होता है? पदार्थ. क्या एनर्जी पदार्थ है? नहीं है, एनर्जी पदार्थ नहीं है. एनर्जी, आप क्या बोल रहे हैं? नॉट ट्रू. एनर्जी इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क. कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा है. बिल्कुल सही है, एनर्जी की भाषा है. एनर्जी कैन बी स्टोर्ड एंड मेजर्ड इन मैनी वेज. एनर्जी को कई प्रकार से स्टोर किया जा सकता है. बिल्कुल सही है.
द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कन्वर्जन गोज इनटू वैक्यूम। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन, एनर्जी को जब कन्वर्ज किया जाता है यानी बदला जाता है तो गोज इनटू वैक्यूम, तो अंतरिक्ष में चली जाती है। गलत है, एनर्जी को ना बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है और कभी अंतरिक्ष में कहीं नहीं जाती, यहीं रहती है एनर्जी, जहां है वहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ एनर्जी इज नॉट अ फिजिकल सब्सटेंस। ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है कि एनर्जी वैक्यूम में चली जाती है। ऐसा नहीं, एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, रहेगी यहीं, वो कहीं जा रही। जो एनर्जी है ब्रह्मांड में जहां है वो वहीं रहती है, बस उसके रूप को बदला जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान चली जाएगी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वन। An object of 20 kg mass is moving at a speed of 10 meter per second. What is the kinetic energy obtained by the object? बताइए कितनी काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन करेगा, कितनी प्राप्त करेगा? 20 किलोग्राम की है, 10 मीटर पर सेकंड की वेग से 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा, 100 गुणा 20 करोगे 2000 आ जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 1000 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1000 जूल। ये सही आंसर है। बिल्कुल छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े आराम से बन जाएंगे, फार्मूला बेस्ड है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय अ 20 kg हैमर। 20 किलोग्राम का हथौड़ा कितनी ऊर्जा व्हेन इट इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर तक किसी हथौड़े को उठाया गया, तो बताइए उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? mgh। m कितना है यहाँ पर? 20 किलोग्राम m है, h हाइट कितनी है? 10, 20 गुना 10 कितना हो गया? 200, और जी का मान लगभग 10, कितना हो गया? 2000, तो आंसर हो गया 2000 जूल। क्लियर हुआ? आंसर हो गया 2000 जूल। नेक्स्ट वन। Object of 13 kg mass is moving with constant speed of 5 meter per second. What will be the kinetic energy content in the object? kinetic energy निकाल लीजिए। 13, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? स्पीड ये है 5, 5 का वर्ग 25, 25 गुणा 13 कितना हो जाएगा? 25 गुणा 13 हो जाएगा 300, 325, और उसमें भाग दोगे 2 का तो कितना आ जाएगा? 162.5 जूल। ये जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन। What will be the kinetic energy of an object of mass 20 kg moving at a speed of 5 meter per second? 20 गुणा 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा, तो 500, 500 में 2 का भाग दोगे 250 जूल आ जाएगी एनर्जी। एनर्जी को हमेशा जूल में व्यक्त करेंगे। जूल इसकी इकाई है, पास्कल प्रेशर की इकाई है। फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल शब्द का प्रयोग कर रहा है के लिए, मतलब वह एनर्जी जो पृथ्वी से ऊपर है। पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, देखो पोटेंशियल एनर्जी कितने प्रकार की हो सकती है। जब पृथ्वी में कोई वस्तु ऊपर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण होती है। और जब किसी स्प्रिंग को आप दबाते हो तो भी उसमें एनर्जी स्टोर होती है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन किया जाए, किसी वस्तु के रूप को बिगाड़ा जाए, फिर उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है। तो आपने स्प्रिंग को दबाया, उसके आकार को कम ज्यादा किया, उसमें एनर्जी स्टोर होगी, इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार से वो एनर्जी है जब किसी वस्तु को आप डिफॉर्म करते हो, उसके रूप को बिगाड़ते हो, फिर वापस वो वस्तु अपने रूप को प्राप्त करने के लिए जो ताकत लगाती है, जो बल लगाती है, उससे वही एनर्जी जो उसमें स्टोर हुई थी वही उसको वापस रिलीज कर देती है। उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। भूकंप के झटके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का उदाहरण है, क्योंकि उसमें दो चट्टानें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, एक ऊपर चढ़ गई, एक नीचे गई। जो नीचे गई है वो अधिक वजन के कारण टूट जाती है, टूट के फिर वो वापस उठती है, तो उससे जमीन में अंदर ही अंदर कंपन होता है, और कंपन के कारण भूकंप के झटके महसूस होते हैं, उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जहां भी ऐसा प्रश्न आए, जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, तो आप समझ जाना कि ये पृथ्वी से ऊपर
कोई वस्तु है जिस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगला प्रश्न है, फार्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? U बराबर mgh। ये है पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। नेक्स्ट वन, व्हाट इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी के बारे में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, बताएंगे आप? ड्यूरिंग स्टैटिक स्टेट द एनर्जी कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ड्यूरिंग स्टैटिक स्टेट में रुकी हुई अवस्था में एनर्जी कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। गलत है ये, रुकी हुई अवस्था में कभी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी मूविंग अवस्था में होती है। क्या पूछा है? रॉन्ग, यही रॉन्ग है। द एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स स्पीड इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही है, स्पीड के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। बिल्कुल है, मूविंग ऑब्जेक्ट हैव काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही है। तो हमेशा काइनेटिक एनर्जी की जब भी बात आएगी तो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात होगी, स्टैटिक ऑब्जेक्ट की नहीं होगी। स्टैटिक में होता है स्थिर अवस्था में, तो स्थिर अवस्था में काइनेटिक नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट वन, an object moving with the uniform velocity of 4 meter per second has a kinetic energy of 120 joule. Find the mass of the object. यहाँ देखो दिया हुआ है कि 120 काइनेटिक एनर्जी है और मास है उसका मास। फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी है 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 16। इससे काट दो तो 8 बार कटेगा, 8 का यहाँ भाग दे दो तो आपको मास आ जाएगा। 8 से काट दो 15 बार कटेगा, मास आ गया 15 केजी। 15 केजी हो गया मास। नेक्स्ट वन, the kinetic energy of an object of mass and moving at the speed of 5 meter per second is 25 joule. What will be the kinetic energy when its speed will be double? जब इसकी स्पीड डबल हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर स्पीड को डबल कर दोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुनी हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी को अगर डबल कर दोगे तो वो 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी अभी कितनी है? 25 जूल है, तो 4 गुनी हो जाएगी तो 100 जूल हो जाएगी। बस सिंपल। नहीं तो रख के देख लो, अगर आप चाहो तो रख सकते हो, इसको फॉर्मूले में रख दीजिए। हाफ एम का मान कितना है? एम काइनेटिक एनर्जी मूविंग एवरेज। अच्छा, एम तो बस तो वही है, एम कांस्टेंट है, यहाँ एम कांस्टेंट है, बस वी के स्थान पर रखना है आपको। 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 की जगह स्क्वायर हो जाएगा तो 25 हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। जो 5 थी, सॉरी कितनी हुई? 5 मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी? 25। तो इसको ऐसे निकालेंगे, देखिए पहले थी हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एम मूविंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। इससे ये निकलती है 25 जूल। ये दिया हुआ है आपको। तो यहां से आप क्या करोगे? मास निकाल लोगे। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 25 और 2 जाएगा ऊपर, तो इससे कट गया, मास आ गया 2 kg। ये मास आ गया। अब कह रहे हैं कि उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए, तो हाफ एम के स्थान पर आ गया 2, स्पीड डबल 5 की जगह हो गई 10, तो 10 का वर्ग, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया? 100 जूल। इस तरह से निकालोगे। नहीं तो कॉमन सेंस याद रखो, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर v के स्थान पर 2v कर दोगे तो उसका वर्ग क्या हो जाएगा? 4v स्क्वायर। बस इतना याद रखना है आपको। 4 टाइम हो गए तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। परीक्षा में हर चीज सॉल्व नहीं की जाती, कुछ चीजें हम लॉजिक से भी निकालते हैं। तो v अगर डबल हो जाएगा तो डबल का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी। इसलिए इतना सब सॉल्व करने की आवश्यकता है। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, बाय द वे, अगर नहीं समझ में आ रही है यहाँ तो। चलिए नेक्स्ट वन।
When an object of 12 kg is at a height of 5 meter from the ground, when an object of 12 kg is at a height of 5 meter from ground, then the energy content it will be, जब वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पर है जिसका वजन 12 किलोग्राम है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? mgh। mgh गुणा करोगे 12 पंजे 60, 60 गुणा 10 लगभग 600 के आसपास जो संख्या है 588 जूल, क्योंकि यहाँ पर g बराबर दिया गया है 9.8, तो आंसर आ जाएगा 588 जूल। नेक्स्ट, व्हाट इज द चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ? जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे फ्रीली गिरती है तो बोल रहे हैं उसकी एनर्जी में क्या चेंज आने वाला है, तो क्या बोलोगे? डज नॉट चेंज। क्या उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? इनिशियली देयर विल बी डिक्रीज एंड आफ्टर देयर विल बी इंक्रीज। शुरू में वो घटेगी फिर बढ़ेगी। इट विल इंक्रीज, यह बढ़ेगी। इट विल डिक्रीज, यह घटेगी। तो हमेशा याद रखेंगे एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना बढ़ती है ना घटती है। डज, तो क्या लिखोगे? डज नॉट चेंज। एनर्जी कभी ना बढ़ती है ना घटती है। अब बढ़ती घटती क्या होगी? जब भी कोई वस्तु हवा में है यहाँ और यहाँ से गिराई जाती है तो जिस समय वो स्थिर अवस्था में है उस समय उसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही गिराना शुरू करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि उसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा न नष्ट होती है और ना ही बढ़ाई जा सकती है, वो हमेशा स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है, इसलिए कहा जाता है एनर्जी कभी भी न बनाई जाती न नष्ट की जा सकती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बस उसके स्वरूप बदला जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे जैसे वस्तु नीचे आती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। जब वस्तु जमीन टच करने को होती है उस समय पूरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो रखी हुई वस्तु होती है विरामावस्था में तो उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब वो वस्तु जस्ट पृथ्वी पर टकराने को होती है उस समय उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो हो जाती है। क्लियर है? बस उसी पे आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट वन, an object of 10 kg is moving at a speed of 5 meter per second. What will be the energy of object? An object of 10 kg is moving at a speed of 5 meter per second. आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, हाफ एम वी स्क्वायर लगाइए तो कितना जाएगा? 125 जूल। जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ, जस्ट बिफोर हिटिंग, जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको वही बात कह रहे हैं ये। जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ, अर्थ को हिट करने से ठीक पहले, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज 400 जूल। अगर हिट करने से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 400 जूल। एट विच हाइट इट वाज ड्रॉप्ड, बताइए कितनी ऊंचाई से उसको गिराएगा? तो जितनी हिट करने से पहले है काइनेटिक एनर्जी उतनी एनर्जी तब रहेगी जब वो वस्तु स्टोर्ड अवस्था में थी, क्योंकि स्टोर्ड अवस्था में जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी पूरी की पूरी हिट करने से ठीक पहले कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए जमीन पर हिट करने से पहले उत्पन्न होने वाली काइनेटिक एनर्जी एक निश्चित ऊंचाई पर रखी गई वस्तु की टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो जवाब क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगी उस समय कितनी? 400 जूल, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। और कितनी ऊंचाई से गिराया गया ये आपसे पूछा गया है, एम पूछा गया है, जी का मान है 10, और क्या पूछा गया है? एम का मान 2 kg दिया हुआ है, एम का मान है 2 kg, और एच आपसे पूछा गया। तो अब ये सॉल्व कर दीजिए, 20 से कट जाएगा कितने बार? 20 से 20 बार कट जाएगा, तो हाइट आ गई 20 मीटर। तो जवाब होगा इसका 20 मीटर।
हुआ क्लियर? यहाँ याद क्या रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है आपको, और यही पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कहां से आई थी, पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट होकर आई थी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी है जमीन को टच करने से पहले, उतनी ही रेस्ट अवस्था में उस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट से इसका जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट वन, which of these object which of the following contains potential energy? किसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है? डैम वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि डैम का पानी एक लेवल से ऊंचा होता है, इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। फ्लाइंग एरोप्लेन, उड़ते हुए एरोप्लेन में दोनों होंगी, पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। अब फॉलिंग एरोप्लेन, गिरते हुए एरोप्लेन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगी। और रनर के पास क्या है, चूंकि जमीन पर रन कर रहा है ना, तो उसमें केवल काइनेटिक एनर्जी है। जब आपसे क्या पूछा गया है, किसमें पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी केवल है डैम वाटर में, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में है। बाकी चलायमान है, फ्लोइंग है, तो उसमें दो हैं। ऊपर से नीचे गिरा है तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों हैं। तो चल रहा है हवा में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल चले या वर्टिकल चले, उसमें दोनों होंगी, काइनेटिक भी होगी, पोटेंशियल भी होगी। ठीक है, बस याद रखना है हमको। नेक्स्ट वन, which of the following object will have potential energy? इनमें से किस में पोटेंशियल एनर्जी है? मूविंग बुलेट चल रही है, काइनेटिक एनर्जी है। फ्लोइंग एयर, हवा बह रही है, काइनेटिक एनर्जी है। बैटरी, हवा में काइनेटिक एनर्जी है। और रोलिंग स्टोन, ऊपर से लुढ़क रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों में। रेज़ हैमर को उठा के रखा है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपसे वही पूछा जा गया है, तो रेज़्ड हैमर में पोटेंशियल एनर्जी है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइसिकल हैविंग 10 kg weight moving at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड? तो हाफ m यानी 5, v स्क्वायर यानी 400, 20 का स्क्वायर करोगे 400 गुणा 5, 2000। आंसर आ गया 2000 जूल। नेक्स्ट, an object of mass 14 kg is moving at the velocity of 5 meter per second. Find the kinetic energy contained in an object. Kinetic energy half mv square, half m करोगे, m में 14, हाफ करोगे तो बचा 7, 5 का वर्ग हो गया 25, 25 गुणा 7 175, 175 जूल, ये आ जाएगा आंसर। Which of the following does not have kinetic energy? इनमें से किसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है? रोलिंग स्टोन, काइनेटिक एनर्जी है। रोलिंग, पत्थर गिरा है ना, रोल करता हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट है। फॉलिंग कोकोनट, ऊपर से गिरते हुए कोकोनट में काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल ही है, दोनों ही है ना। यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसमें है? मूविंग कार में। क्या पूछ रहा है? किसमें नहीं है? ठीक है, तो किसमें नहीं है? रेज़्ड हैमर में नहीं है, क्योंकि रेज़्ड हैमर रुकी हुई अवस्था में है। उठाया गया हथौड़ा रुकी हुई अवस्था में है, इसलिए उसमें क्या है? उसमें केवल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जो वस्तु गतिमान होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। जब हथौड़े को ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तब उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। Which of these object does not have kinetic energy? इनमें से किसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है? वही रेज़्ड हैमर में, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। The energy of 9800 joule was used to lift the 70 kg weight. 70 kg 70 किलोग्राम वजन को उठाने के लिए 9800 जूल एनर्जी जरूरत है।
यूज होती है। तो क्या बोल रहे हैं, विच हाइट द वेट वाज लिफ्टेड, कितनी ऊंचाई तक उठाया गया एनर्जी। अब ऊंचाई उठाई हो जाएगी, mgh कितनी है 9800, ये दिया हुआ है। m का वजन कितना, m का मान है 70, g का मान है 10, आपसे हाइट पूछी गई है तो आप क्रॉस कर दीजिए, 1 2 2 शून्य कट गए, 7 से कट गया कितने बार, 14 बार, तो हाइट हो गई 14 मीटर। ये आ गया जवाब 14 मीटर ए। What is the potential energy of an object of mass 40 kg when it is lifted at the height of 5 meter above the ground? तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, mgh कर दो, 40 गुणा 5 हो गया 200, 200 में 10 का गुणा कर दो तो 2000 हो गया, 2000 जूल mgh से आ गया। ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिराई जा रही है, ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग, स्वतंत्र रूप से गिराई जा रही है नीचे, तो क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, जब ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी तो काइनेटिक एनर्जी लगातार इंक्रीज होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज सही है, द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज गलत है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, जब ऊपर से कोई वस्तु गिरेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ये गलत हो गया। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो होगा, ऊपर रेस्ट अवस्था में उस समय काइनेटिक एनर्जी 0 थी, जैसे जैसे नीचे जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो सही आंसर है द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। If the velocity of an object moving at a certain height, कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित हाइट तक मूव कराया गया, is increased 4 times, the velocity of an object moving at certain height is increased 4 times, then what will be the change in the potential energy of the object? बताइए इसका जवाब, बहुत आसान है। वेलोसिटी 4 गुना हो जाती है, वेलोसिटी 4 गुना हो जाती है, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। इसमें कहीं वेलोसिटी है क्या, नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चाहे कितने ही गुना कर दो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जवाब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले फॉर्मूला रखो और देखो कि किसके कारण प्रभावित हो रही है। अब ये पूछ रहे हैं कि उसकी हाइट, सर्टेन हाइट रखी हुई वस्तु का वेलोसिटी 4 गुनी हो जाती है, यानी वेग बढ़ जाता है, तो उससे पोटेंशियल एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता है, देख लो इसमें कहीं वेलोसिटी है क्या, नहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, ये आंसर होगा। नेक्स्ट वन, हाउ वुड एनर्जी बी कन्वर्टेड व्हाइल साइकिलिंग? जब साइकिलिंग की जाती है तो एनर्जी किस प्रकार से कन्वर्ट होती है, बताइए। साइकिलिंग के दौरान कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है? देखो पोटेंशियल वाली तो कोई बात ही नहीं है, साइकिल जमीन पे चल रही है, जमीन से हाइट पर नहीं है ना, तो पोटेंशियल तो प्रश्न ही नहीं उठता, पोटेंशियल की तो आप बात ही नहीं करेंगे।
भाई ए में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मस्कुलर एनर्जी। पोटेंशियल तो है ही नहीं ना उसमें, जमीन पे है, साइकिल जमीन पे चल रही है, हवा में थोड़ी चल रही है, तो ये पहला बात तो हो ही नहीं सकता। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें है, इंसान में। केमिकल एनर्जी इंसान में है, इंसान के पास केमिकल एनर्जी कहां से आई, खाना खाने से, खाना खाने से आई केमिकल एनर्जी। फिर केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोर हुई, मसल में, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है मस्कुलर एनर्जी में। फिर मसल से हम साइक पैडल मारते हैं, तो फिर वो बदलती है काइनेटिक एनर्जी में। तो आंसर कौन सा होगा, बी। बी आंसर सही है। 3 प्रकार की एनर्जी यहाँ यूज होंगी। केमिकल एनर्जी भोजन से मिली इंसान को, इंसान की मसल में स्टोर हुई तो मसल लायक हुई, मस्कुलर एनर्जी से पैडल को चलाया गया, और पैडल चलने से उसमें गति उत्पन्न होती है, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। तो आंसर होगा बी, द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मस्कुलर एनर्जी देन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आंसर सही है, ये फुल आंसर, बाकी ये अधूरे आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन। चलिए अगला प्रश्न है, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज एनर्जी कंप्रेस्ड टू अ नॉर्मल स्प्रिंग। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज, एक किसी भी स्प्रिंग को आप दबाते हो, कंप्रेस करते हो, तो उसमें एनर्जी, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज एनर्जी कंपेयर टू अ नॉर्मल स्प्रिंग। नॉर्मल स्प्रिंग सामान्य रूप से रखी हुई है, उसमें कौन सी एनर्जी, क्या बोल रहे हैं, कंप्रेस्ड एनर्जी, कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज लेस एनर्जी कंपेयर टू नॉर्मल स्प्रिंग, जीरो एनर्जी, इक्वल, ग्रेटर। तो कौन सी एनर्जी उसमें बढ़ गई, पोटेंशियल इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसमें बढ़ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो आंसर होगा ग्रेटर। तो इसमें कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज ग्रेटर एनर्जी कंपेयर टू नॉर्मल एनर्जी। नॉर्मल एनर्जी में, नॉर्मल रूप में उसमें कौन सी एनर्जी है, क्या पोटेंशियल है, नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको कंप्रेस किया गया तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब खिलौने में चाबी भरते हैं तो चाबी भरने से क्या होता है, स्प्रिंग दब जाती है, तोड़ जाती है, फिर उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई वही एनर्जी कम मारती है उस खिलौने को चलाने के लिए, उसी से खिलौना मूव करता है। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट टू द ग्राउंड। ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, ड्रॉप्ड यानी गिराया गया, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की एक निश्चित ऊंचाई से गिराया गया। When it touches the ground, it will contain, जब वो ग्राउंड को टच करेगा उस समय केवल उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी हाईएस्ट। तो जवाब हो गया सी। नेक्स्ट वन, इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ, एनर्जी, एनर्जी है तो स्ट्रेंथ है, एनर्जी नहीं है तो वो स्ट्रेंथलेस है, उसमें फिर कुछ भी नहीं है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कार्य करने की क्षमता, और कार्य करने की क्षमता कहां से आती है, ऊर्जा से। What would be the energy content at a height of 6 meter by the body of mass 50 kg? 50 मल्टीप्लाई बाय 6, 300 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा, 3000। तो आंसर होगा 3000 जूल। Find the potential energy of an object mass m raised from the ground level at a height of 4 height of 4, अच्छा हाइट 4, हाइट को 4 लिखा हुआ है उन्होंने, मीटर मीटर कुछ भी हो सकते हो। तो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m, m है मास, और
एक निश्चित लेवल, ग्राउंड के निश्चित लेवल से उठाया गया एट द हाइट ऑफ 4h, हाइट को दिया इन्होंने 4h, तो mgh में h के स्थान पर 4 रख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 4h बस। नेक्स्ट, when an object of 11 kg is placed at a height of 7 meter, how much content, कितना हो गया 11 गुणा 11 7 77, 77 गुणा 10 कितना हो जाएगा 770। अब चूंकि यहाँ जी का मान 9.8 रखा है तो 770 के पास में क्या है 754 जूल, ये आंसर आ जाएगा। 10 की जगह इन्होंने 9.8 रख दिया है। चलिए, when an object of 10 kg placed at height of 7 मीटर, तो 10 सत्ते कितना हो गया 70। हाउ मच एनर्जी इट विल कंटेन, 70 गुणा 10 तो लगभग 700 लगभग आएगा ये 686 जूल। नेक्स्ट, What type of energy changes during the rain? बारिश होती है तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है? बारिश जब आसमान में होते हैं रुकी हुई अवस्था में तो उनमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, जब वो नीचे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो आंसर क्या होगा डी ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। Which of the following increase और डिक्रीज विथ हाइट, ऊंचाई के साथ साथ क्या इंक्रीज और डिक्रीज होती है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, द एनर्जी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज 1500 जूल एंड इट्स मास 15 kg, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द ग्राउंड। 1500 ये एनर्जी है और पूछ क्या रहे हैं आपसे हाइट, मास है 15 kg, जी का मान 10 हो गया गुणा h, काट दीजिए आप, ये हो गया 150, 150 से कट जाएगा 10 बार तो हाइट आ जाएगी 10 मीटर, तो 10 मीटर इसका जवाब है। नेक्स्ट वन, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो दो जगह, तब तो फिर सोचना पड़ेगा ना। अब 10 मीटर को अगर वो लिख देते 1000 सेंटीमीटर फिर वो भी तो सही है, तो उस एस्पेक्ट से भी सोचना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। If an object of 10 kg mass is moving at a speed of 2 meter per second, then kinetic energy mv square, half m मान दीजिए ना, तो इसका हाफ 5 और 2 का 4, 4 5 20, आंसर हो जाएगा 20 जूल। What is the formula for finding the kinetic energy, half mv square? आंसर है बी। What is the kinetic energy equal to half mv square? देख सकते हैं विद्यार्थियों कितने परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आरआरबीज की परीक्षाएं हो या एनटीपीसी की हो अथवा कोई भी अन्य परीक्षा, सभी में सेंट्रल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। An object of mass 11 kg is moving at a velocity of
5 मीटर पर सेकंड, हाउ मच एनर्जी इज कंटेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। आइए, किलोग्राम वजन है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, 5 पंजे 25, 25 गुणा 11 यानी 275/2, 137.5 जूल। आंसर है बी। An object of mass 15 kg is moving at the uniform velocity of 5 meter per second. Find the kinetic energy content in an object. 5 पंजे 5 25, 25 गुणा 15, 25 गुणा 15 हो गया 250 और 125, 375, उसके हाफ कर दीजिए 187.5। आंसर है डी, ए जूल। एनर्जी जूल में बनानी है। An object of mass 12 kg is placed at a certain height from the ground. If the potential energy of object is 480 potential energy दी है और आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाइट, h का मान पूछ रहा है, तो m से भाग दे दीजिए। m का मान है 12, g का मान है 10, तो 120 का भाग लग जाएगा 480 में, तो आ जाएगा 4 मीटर आंसर आ जाएगा। Which of the following is an example of potential energy? Potential energy का एग्जाम्पल बताइए। Bricks placed on the roof of the house, घर के ऊपर रखी हुई ईंट, spring of a block of a clock when it rotates, जब स्प्रिंग क्लॉक रोटेट करेगी तो उस समय स्प्रिंग अंदर उसमें होगी ना एनर्जी, पोटेंशियल होगी कि नहीं होगी। तो ईंट दीवार के ऊपर कहीं रखी है, पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, कि वहां से जब गिरेगी तो वो अपनी एनर्जी का असर दिखाएगी। कंप्रेस्ड स्प्रिंग, दबी हुई स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्टोर्ड वाटर इन द एलिवेटेड रिजर्वॉयर अंडर द वाटर सप्लाई सिस्टम, डैम के ऊपर स्टोर किया हुआ पानी उसमें भी है। तो आंसर हो गया ए बी सी डी, चारों में पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, क्या स्प्रिंग ऑफ ए क्लॉक, स्प्रिंग ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट रोटेट, जब घड़ी रोटेट करती है, जब घड़ी रोटेट कर रही है, चल रही है, चलायमान अवस्था में, घड़ी चलेगी कब, जब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अगर स्टोर नहीं होगी तो घड़ी नहीं जाएगी। तो यहाँ चलायमान अवस्था है ना, इसलिए। An object capable of perform a work has energy, एनर्जी होगी तो ही परफॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप में ऊर्जा होगी तो ही काम कर पाओगे, खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करोगे। The water falling in a hydroelectric power station can run the turbine because it contains kinetic energy. जब पानी छोड़ जाता है बांध से तो उस पानी में काइनेटिक एनर्जी होती है। जब स्टोर अवस्था में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब पानी को छोड़ा जाता है तो वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो टरबाइन को धक्का मारती है, जैसे टरबाइन चलता है और मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होती है, उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। Which of the following statement is false? कौन सा false है? डैम वाटर हैज काइनेटिक एनर्जी, डैम वाटर हैज पोटेंशियल एनर्जी, ये गलत है। An object of mass 20 kg is moving at a velocity of, ये what is the kinetic energy? बताइए, 20 किलोग्राम का है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम करोगे 10 जाएगा, वी स्क्वायर 36, 36 गुणा 10 360,
360 जूल। आंसर आ गया बी। What can be predicted with respect to the energy in the giving figure? बताइए, What can be predicted? क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्या अनुमान लगा सकते हो आप? पूर्वानुमान with respect to energy in the giving figure? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। Both vehicle have gravitational potential energy। गलत है, क्योंकि दोनों जमीन पे चल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। Both vehicle are moving in forward direction using maximum energy। अपनी मैक्सिमम एनर्जी का प्रयोग करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये सही है? मैक्सिमम एनर्जी का प्रयोग नहीं कर रहे होंगे ना। बोथ व्हीकल आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू मस्कुलर एनर्जी। गलत बात है। बोथ व्हीकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी। ये सही है। दोनों चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी है दोनों में। बस ये आंसर है इसका। कितने क्वेश्चन हो गए? Water raised at a certain height has potential energy. If a boy leaves a gas-filled balloon, एक गैस से भरे हुए बैलून को छोड़ता है, that goes upward direction, और वो ऊपर की ओर जाता है, its potential energy will be increases। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी को प्राप्त कहां से उस बैलून को? बैलून के अंदर जो गैस भरी हुई है वो हल्की है ना, तो हल्की होने के कारण वो ऊपर उठ रही है। तो ऊपर उठ रही है इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब काइनेटिक पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो बैलून स्थिर हो जाएगा, फिर ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। फिर क्या होगा? एक निश्चित लेवल पे चलना शुरू कर देगा, ठीक। और ऊपर जाकर बैलून के अंदर एक एनर्जी और है, वो है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर भरा गया ना बैलून, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर एयर प्रेशर कम होता जाता है तो बैलून फूलता चला जाएगा। तो बैलून का साइज जितना जमीन पर है ना उससे ज्यादा साइज जाएगा ऊपर आसमान में, तो उसके बाद वो चलना शुरू करेगा। जब दोनों एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगी तो वो चलना शुरू कर देगा, मूव करेगा। मूव करेगा तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर रिलीज होना चाहेगा। और इसी दौरान हवा में क्या होता है कि अगर सूर्य का प्रकाश उस पर गिर रहा है तो सूर्य का प्रकाश उसको गर्म करके फोड़ देगा। अन्यथा एक स्थिति ऐसी आई कि वो खुद ही फैलते फैलते कमजोर हो जाएगा और फूट जाएगा। इस तरह से बैलून फूट जाता है आसमान में। नेक्स्ट वन, if the speed of cycle is double, साइकिल की स्पीड दोगुनी कर दी जाए, then the kinetic energy 4 times। हमेशा याद रखो, स्पीड किसी की भी दोगुनी होगी तो काइनेटिक 4 होगी, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी स्क्वायर स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, इसलिए 4 गुनी हो जाएगी। An object of mass 30 kg is being transferred by 10 meter per second uniform velocity। क्या बोल रहे हैं? An object of mass 30 kg, 30 किलोग्राम वजन है इस ऑब्जेक्ट का, is being transferred by 10 meter per second uniform velocity, 10 meter per second। What is the kinetic energy of an object? कितने हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम करोगे तो जाएगा 15, 15 गुणा 10 करोगे तो जाएगा 15 गुणा 10 150, तो 150 जूल आंसर आएगा। 1500 जूल। चलिए, अरे अच्छा ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर 10 का स्क्वायर है ना, तो 100 हो जाएगा, और ये हाफ एम यानी 15 गुणा 100, 1500 जूल। आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट।
एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 30 केजी, कितना मास है 30 केजी, इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ एम यानी 15 गुणा 25, 5 का वर्ग करोगे 25, 15 गुणा 25 375 जूल। नेक्स्ट, बिना कॉपी पेन के लगाओ, कॉपी पेन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सिंपल से सवाल है। An object has a potential energy of 400 joule with mass of 20 kg and a gravity of 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट पूछी गई है तो एम जी, तो एम जी कितना हो जाएगा 20 इंटू जी 10, तो 200 हो जाएगा, 4 में भाग लग जाएगा तो आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2 मीटर, हाइट आ जाएगी 2 मीटर इसकी। हैमर ऑफ 15 केजी रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर तक उठाया गया, तो एमजीएच हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो 10 गुणा 10 हो गया 100 गुणा 15 1500, आंसर आ जाएगा 1500 जूल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 2 केजी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, हाफ एम खत्म हो गया, 30 का वर्ग करोगे 900 हो जाएगा, 900 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, बताइए, बहुत सिंपल है, 2 गुना कर दी गई वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो गई। An object of mass 12 kg is placed at a certain height from the ground, 12 किलो का वजन एक निश्चित हाइट तक रखा गया, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 600, पोटेंशियल एनर्जी आपको दी है 600 mgh, m का मान है 12, g का मान है 10, आपसे हाइट पूछी गई है, ये हाइट पूछी गई है, ये हो गया 120, 120 से 600 कट जाएगा, पांचवा आंसर आ जाएगा 5 मीटर। Which of the following energy increases with speed के साथ, कौन सी बढ़ती है काइनेटिक एनर्जी, फॉलोइंग गिवन एग्जांपल रिप्रेजेंट्स, एग्जांपल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अ हाई स्पीड पैडल कैन हर्ट अ पर्सन और ब्रेक अ विंडो ग्लास, energy of moving vehicle, fast moving air can damage many homes, wind can drive the windmill, सब में काइनेटिक एनर्जी है, ये सभी में काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। हर एग्जाम्पल में जितने भी 4 एग्जाम्पल थे, चारों में काइनेटिक एनर्जी है जो अपना अपना काम कर रही है, हर जगह काइनेटिक एनर्जी ही काम कर रही है चारों विकल्पों में, इससे सही जवाब है काइनेटिक एनर्जी। Find the potential energy of an object 3 meter mass raised from the ground at height of h, 3 मीटर है मास, तो कितनी हो जाएगी 3 mgh, जवाब हो जाएगा 3 mgh। If the bullet is fired from the gun comes backward, what will be the kinetic energy of the gun? Bullet is fired from the gun,
अब गन जो पीछे हटती है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, गन से बुलेट फायर की जाती है। बैकवर्ड मतलब गन पीछे आ जाती है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन? नेचुरल बुलेट से कम होगी, बुलेट से हमेशा कम होगी। बुलेट की स्पीड से आगे बढ़ेगी, गन उतनी स्पीड से पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि गन का वजन बुलेट के वजन से कई गुना ज्यादा होता है। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? m1v1 m2e2। ये है संवेग संरक्षण का नियम कि ये यहां पर है गोली का मास और गोली का वेलोसिटी दोनों का गुणनफल बंदूक के मास और बंदूक की वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां अगर गोली का वेग ज्यादा है तो गोली का मास कम है, और यहां पर बंदूक का मास ज्यादा है, इसलिए बंदूक का वेग कम होगा, तभी इन दोनों गुणनफल इनके बराबर हो पाएगा। तो ये संरक्षण के नियम पे आधारित है। और कुल मिला के सीधी सी बात यह है कि जो वस्तु हल्की है ज्यादा वेग से आगे जाएगी, और उसका जब प्रतिक्रिया होगी पीछे की तरफ तो बंदूक भारी है तो क्रिया स्वरूप बंदूक पीछे कम वेग से हटेगी। न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। नेक्स्ट, a mobile was dropped from a balcony if the mass of mobile phone is आधा किलो का मोबाइल है and the mobile phone was dropped from a height of 100 meter. So what is the potential energy of mobile phone? क्या हो जाएगा? 500 जूल। mgh से निकाल लोगे 500 जूल ले जाएगा। 8 मीटर की ऊंचाई पर रखा 11 किलोग्राम वजन, एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh कितनी हो जाएगी? 88, 8 गुणा 11 88 गुणा 10, तो लगभग ये आ जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट वन, when an object of 15 kg is a height of 5 meter from the ground, then how much energy is contained? 15 गुणा 5, 15 पंजे 75 गुणा 10, तो कितना जाएगा? 725 जूल। 735, 735 भी आंसर है। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। 9.8 से गुणा करना है। देखो बहुत नजदीक संख्या है, ऐसे कंफ्यूजन हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर की ऊंचाई पर रखी है 10 किलोग्राम की वस्तु, तो 10 गुणा 6 60 गुणा 10 लगभग 600 के आसपास 588 जूल। वाट नहीं आएगा, वाट पावर की इकाई है। एन ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड and is reached at maximum height h from the ground. While going over it, the object at 1/4 of height will have जब उसकी हाइट 1/4 होगी, जितना ऊपर जा सकता है वहां तक h हाइट तक जाता है, मैक्सिमम हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। While going over it, जब वो ऊपर जा रहा है, the object at 1/4 of height h will have, मतलब इनका कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट h हाइट तक यहां से फेंका गया, टोटल हाइट h तक जाता है, और वो जब 1/4 हाइट तक पहुंचता है, ये 1/4 हो गया, 1/4 h है, ये आधा हो गया, ये 3/4 हो गया, यहाँ 3/4 h है, यहाँ h/2 है, और यहाँ पर पहुंचकर उसकी हाइट h हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं जब वो इस हाइट तक होता है तब क्या करेगा? मैक्सिमम h तक जा सकता है,
यहां से फेंका गया है, इस समय फेंकते समय उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो कन्वर्ट होएगा पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब हाफ ऊंचाई तक जा चुका होगा तो आधी काइनेटिक एनर्जी और आधी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हाफ हाफ दोनों हो जाएंगे, और जब यहाँ पहुंचेगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस जगह पर क्या होना चाहिए, यस, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना पोटेंशियल में। तो अभी काइनेटिक यहाँ आते आते आधी कन्वर्ट होगी, तो उससे पहले यहाँ तक अभी 3/4 होगी, इस जगह पर 3/4 होगी कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल, और 1/4 होगी काइनेटिक, वो सॉरी पोटेंशियल। पोटेंशियल होगी 1/4 और काइनेटिक होगी 3/4, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक थी 100%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा, ए, लेस पोटेंशियल एनर्जी, लेस पोटेंशियल एनर्जी मोर काइनेटिक एनर्जी। अब सही है, अगर ऊपर से आ रहा होता तो ठीक उल्टा होता, ऊपर से आ रहा होता तो यहां पर इस जगह पर क्या होती, मोर पोटेंशियल एनर्जी लेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर चला गया, जब वो ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज, तो क्या कहोगे, जब ऊपर की ओर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में, नीचे से फेंक, वही वाली बात है जो अभी की थी। क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी इज ऊपर की ओर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, घटती आएगी, नीचे से फेंक रहे हैं तो घटती आएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी ना, नीचे से फेंक रहे हैं तो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजेज। हाँ, तो राइजेज अप पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। अपवर्ड ड्यूरिंग देयर राइज अप, ऊपर जाते समय पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। आंसर होगा ए। During the free fall of an object, which of following energy increases at one point in its path? काइनेटिक एनर्जी। जब भी फ्री फॉल होगा ऊपर से नीचे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, हर बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी होगी नीचे जाते समय। चैप्टर खत्म नहीं हुआ, कहां पहुंच गए हैं, 2 और बचे हैं, ठीक है। What is the kinetic energy of a bullet when a bullet is fired from a gun? Kinetic energy of a bullet when a bullet is fired from a gun. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब गन से निकलती है उस समय मैक्सिमम स्पीड होती है, हाँ, मोर देन दैट ऑफ गन, गन के बाद गन से ज्यादा होगी, सही बात है। A block of 2 kg slides on parallel surface at a speed of 2 kg block slide फिसलता है पैरेलल सरफेस पर at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। It falls on an uncompressed spall, अच्छा uncompressed स्प्रिंग पर गिरता है, and presses it until the block becomes completely motionless. The value of kinetic friction is
काइनेटिक फ्रिक्शन इज 15 न्यूटन एंड द स्प्रिंग content constant is न्यूटन पर मीटर. स्प्रिंग प्रेजेज कितनी स्प्रिंग प्रेस होती है, ये पूछ रहे हैं. स्प्रिंग कितनी प्रेस होगी? बताएं सोच समझ के. 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, स्लाइड करता हुआ क्या करता है, वो एक स्प्रिंग के ऊपर गिरता है. उस समय स्पीड होती है उसकी 4 मीटर पर सेकंड. तो 4 मीटर पर सेकंड के वेग से स्प्रिंग के ऊपर गिरता है. ठीक है. तो जिस समय 2 किलोग्राम का वजन है, 4 मीटर पर सेकंड से नीचे गिरा, तो उस समय उसकी काइनेटिक स्पीड कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv स्क्वायर, 16 जूल. ये काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो गिरा नीचे. इफ फॉल ऑन कंप्रेस्ड अनकंप्रेस्ड स्प्रिंग एंड प्रेसेस इट. एक स्प्रिंग थी जो खुली हुई अवस्था में थी, जैसे ही उसके ऊपर वो गिरा, गिरते वो क्या करेगा? स्प्रिंग को बढ़ाएगा. तो बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 15 न्यूटन एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 10,000 न्यूटन पर मीटर. स्प्रिंग प्रेसेस स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा इसमें. दिखाओ जरा फार्मूला क्या है. मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो कल आपको इससे रिलेटेड कंटेंट है वो मैं कल बता दूंगा आपको, ताकि आपको कैसे समझ आ जाएगा. हटे कभी कभार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं परीक्षा में. और भी क्वेश्चन है कि देखो क्या है. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी नॉट जनरेटेड व्हेन राइडिंग बाइसिकल? Form of energy that is not generated then riding a bicycle. तो राइड करते समय उसी एनर्जी नहीं होगी, केमिकल नहीं होगी, हीट तो होगी ना. एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी होगी, केमिकल नहीं होगी. केमिकल तो होगी उल्टा. ठीक है ना. चलिए हो गया ये चैप्टर. इसके बाद क्या है चैप्टर दिखाओ. रिलेटेड सॉल्व करेंगे. एक क्वेश्चन रह गया कल दूंगा. तो आज हमने से काफी क्वेश्चन कर लिए. 315 से शुरुआत 392 तक हम पहुंच गए. ऐसे ही रोजाना जब एग्जाम आएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का काम करेंगे. जय हिंद.